सेक्रेटरी प्रभारी कुलदीप जाटव साहब, सतपाल टेकला साहब और हमारे अंकल जी हेलो, आप भी हमारे आगे राधेश्याम त्यागी जी, माननीय आकाश आनंद जी को मुकुट पहना करके चांदी हमारे पूर्व मंत्री पन्नालाल कश्यप जी, नौजवानों की दिल की धड़कन। आज मैं पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूरे देश के अंदर नौजवानों के जो प्रतीक हैं, नौजवानों के दिलों में राज करने वाले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी हमारे बीच में आ गए हैं। उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो, जोरदार ताली बजाकर। अब मैं आपके बीच में वादा नहीं बनना चाहता हूं, इतना कहना चाहते हैं कि चुनावी माहौल है। मैं सर समाज के साथ साथ मैं सभी समाज से अपील करता हूं, क्योंकि आज इस लोकसभा गाजियाबाद में और बागपत के अंदर जिस तरीके से माहौल पैदा है, आज सर समाज के लोग अगर किसी को वोट देने के बाद तैयार है तो बहुजन समाज पार्टी के लिए देने के लिए तैयार खड़े हैं। केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो दहशत का माहौल ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो डरा के वोट ले रही है, उस डरा के वोट कैसे डरा के लेती है, इनका केवल डराने का काम है। भारतीय जनता पार्टी किसका डर दिखाती है? हिंदू भाइयों को मुसलमान का डर दिखाती है, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा के वोट लेती है। ये डराने वाले लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी मिलाने वाली नेता हैं। इसलिए मिला के हम लोगों को वोट देना चाहिए और हर समाज में भाईचारा बनाना चाहिए। मैं ज्यादा ना कह के आपको मैं यहीं से, लेकिन मैं अपने बीच में हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश जी से मैं गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं कि आए इस सभी लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में, मैं उनसे गुजारिश। सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे सारे युवा साथी जो आज अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, आज अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथियों, इस लोकसभा चुनाव के संबंध में अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से स्वागत व आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक श्री मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है, तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बीएसपी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर यहाँ बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई है, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी
उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन तरह संघर्ष करते रहे। साथियों, आज मैं अपनी बात अपनी कमियों से दूर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों ने हमारे कैडर, हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत गंदा, एक बहुत नीच तरीके का एजेंडा फैलाने की कोशिश की है। हमारे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, डिमोरलाइज करने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि भाई हाथी पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबा है। परंतु साथियों, ये सरासर झूठ है और ये अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो खबर आई है उससे साबित होता है। आप लोग सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं साथियों, जानते हैं कि नहीं जानते? तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 25 राजनीतिक दलों को 16,500 करोड़ रुपए मिले हैं। जानते हैं ना साथियों? परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में एक पार्टी का नाम नहीं था। आप जानते हैं कौन सी पार्टी है जिसको, जब आप ये सब बखूबी जानते हैं कि बीएसपी ने आज तक एक भी रुपया किसी पूंजीवादी या कंपनी से पैसा नहीं लिया है, तो कैसे बोल सकते हैं कि हाथी पे किताबों का बोझ है? हाथी पे किताबों का बोझ नहीं, वो अपना कार्यकर्ता उस किताब को अपना कर्तव्य समझता है ताकि वो अपने मूवमेंट को आगे चला सके। जानते हैं ना आप सब साथियों कि बीएसपी ना कभी किसी पूंजीवादी के पैसों से लेके अपना इलेक्शन लड़ती है और ना ही आगे कभी लड़ेगी। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि बीएसपी कार्यकर्ताओं पे बोझ डालती है, ऐसा कुछ नहीं। बीएसपी अपने लोगों के तन, मन और धन से, शिद्दत से चलती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टी आप लोगों से आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु इस बारी आप वोट डालने से पहले उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जरूर मांगिएगा कि पिछले 10 सालों में जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या काम करके दिए। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस बार आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही होगी, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में न शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम किया, न सुरक्षा पे कुछ काम किया, न यहाँ रोजगार के लिए कोई काम किया। अब शिक्षा की बात करें तो साथियों, हम सरकारी स्कूलों के बच्चों के सर्वे, सरकारी रिकॉर्ड्स में देखें कि आजकल 8वीं कक्षा तक के बच्चे आज अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं पाते। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को कहें तो बेचारे सेंटेंस नहीं बना पाते। जहां रही बात मैथ की,
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो 8वीं तक की कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे आज बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते। और आजकल आज 65% से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स तक की फैसिलिटी नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे का भविष्य बना। भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों को शिक्षा ना दे पाई, तो उसने हमारे खाली बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। साथ ही साथ आज साथियों 10 साल में शिक्षा तो पूरी कर नहीं पाए, ना बेचारे रोजगार दे पाए हैं। आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी नौकरियों के नाम पर सिर्फ पेपर लीक करने की खबरें आती हैं, जहां पर अगर कोई नौकरी निकल भी जाए, तो साथियों 1-1 हजार नौकरियां निकलती हैं, वहां पे 90-90 हजार लोग अप्लाई करते हैं। एक क्लास 5 की नौकरी के लिए यहां पर पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। साथियों, ना यहां पे शिक्षा का प्रबंध हुआ, ना यहां नौकरियां दे पाए। अब आप ये देखिए कि किस तरह वो दीमक की तरह हमारे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जब उनके पास नौकरी नहीं होगी तो कैसे वो घर में आप लोगों के पास वापस मुड़कर आप लोगों की मदद कर पाएंगे? ना नौकरी होगी, ना रिजर्वेशन होगा। साथियों, भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। साथियों, जब वो रोजगार ना दे पाए तो अब अपनी आवाम को भूखा तो रखेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के सभी बड़े छोटे नेता ये लाइन बहुत बखूबी रट के आप सबके बीच में बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। परंतु कोई इनसे पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर आपकी खाने की स्कीम में, आपके खाने राशन की स्कीम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मतलब आज आधे से ज्यादा देश गरीबी रेखा के नीचे खड़ा है। तो किस बात की वो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं? किस मुंह से बोलते हैं कि ये इंडिया आगे बढ़ रहा है? किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? साथियों, सब भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया। कोई बात नहीं साथियों, इस बार ही आने वाले लोकसभा आम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। साथियों, इन्होंने आप लोगों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई। आप जानते हैं कि इस मुफ्त राशन की लागत क्या पड़ रही है आप सब पे? साथियों, 2 लाख करोड़ रुपए ये सरकार का पैसा मुफ्त राशन बांटने में लगा रहे हैं। साथियों, और मुफ्त राशन मिलता ही कितना है? 500 रुपया, 1000 रुपया महीना। आप लोगों को साल में 6000 रुपए का राशन देते हैं, ज्यादा 12,000 रुपए का राशन दे लेंगे। परंतु आपसे छीनते क्या है भाई? क्लास 4 और 5 की अगर नौकरी भी लग जाए तो 15 से 20,000 रुपए महीना की नौकरी लगती है। साल का आपको 2.5 लाख रुपया कमाने को मिलता है। ये 12,000 रुपए देके आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। अगर यही है गुजरात का मॉडल, तो इस भारत को गुजरात का मॉडल नहीं चाहिए। साथियों, 200 किलो रुपए टमाटर, तभी वो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। साथियों, उन्होंने वादा किया था कि काला धन वापस लेके आएंगे।
कौन सा काला धन वापस आया? काले धन के नाम पे उन्होंने कितने ही काम किए हो। नोटबंदी करी, अब आप लोगों के पास, सबके पास डेटा है आरबीआई का कि भाई सारा काला धन तो दूर की बात, सारा कैश वापस आ गया, सारा कैश वापस सिस्टम में आके वापस चला भी गया। तो कौन सा काला धन इस केंद्र की सरकार ने रोक के दिखाया है? परंतु इस नोटबंदी के आड़ में इन्होंने जो हमारे गरीब भाइयों की कमर तोड़ दी, उसका जवाब अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सबको इनके हाथ में कटोरा थमा के देने का काम करना होगा। साथियों, ये तो रही केंद्र की भाजपा सरकार। अब यहाँ पे राज्य की भाजपा सरकार भी कुछ कम नहीं। वह अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं जब बोलते हैं कि जी हमारी सरकार को बुलडोजर की सरकार बोला जा रहा है। उनको बोला जाता है बुलडोजर की सरकार क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़ने का काम किया। ये कोई गर्व की बात नहीं, ये कोई गर्व की बात नहीं। अगर यही इन्होंने बुलडोजर चलाए होते गुंडे और माफियाओं के अवैध धंधों पर, तो हम बिल्कुल बेशक उनके साथ खड़े होकर बोलते कि हाँ जी बहुत बहुत अच्छा काम किया है। परंतु जो आपने गरीब लोगों के घर तोड़े ना, मुख्यमंत्री जी को आने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसका भी जवाब देना होगा। साथियों, ये सरकार अपने आप को फाइनेंशियली साउंड बहुत बोलती है कि हम बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनसे अगर हम आपके सामने अगर एक डेटा रखें तो इनसे इनकी फाइनेंशियल प्रूडेंस समझ आती है। साथियों, जब भाजपा की सरकार केंद्र में 2014 में आई थी तो केंद्र सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में इस भारत सरकार ने अपने ऊपर 152 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। 152 लाख करोड़ का कर्जा जो यहाँ के देशवासियों को देना पड़ेगा, हमारे भारतीय लोगों को देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई से। साथियों, ये 152 लाख करोड़ का हिसाब अब इनसे हमें मांगना होगा कि इन्होंने ये 152 लाख करोड़ रुपए खर्चे तो कहाँ खर्चे, क्योंकि ना हमारे युवा साथियों के पास रोजगार है, ना हमारी बहन बेटियों के पास सुरक्षा है, और ना ही हमारे यहाँ पे कोई नए स्कूल्स और कोई हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। साथियों, यह तो रही भाजपा की सरकार की हाल। अभी आपके बीच में लाल टोपी वाले भी आएंगे, वो भी बोलेंगे कि हम आप लोगों के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पर बहुत ही युवा या साथी यहाँ बोले कि भैया हमने इनको मौका दे के देख लिया। ये जब नए नए आए थे टोपी पहन के साइकिल पे घूमे और बोले कि हम युवा नेता हैं, हम यहाँ पे युवा साथियों का बहुत सहयोग करेंगे, उनके लिए रोजगार देंगे। परंतु वो हमें टोपी, वो खुद टोपी पहन के हमें भी पिछले 5 साल में टोपी ही पहनाते रह गए। साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।